आप सब पर सलामती हो। मुर्तज़ा बरलास का लिखा हुआ है, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जबकि हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठी जो अब हम पे ईंट कोई, तो उसका पत्थर जवाब होगा। सहर की खुशियां मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। सकूते सहरा में बसने वालों, जरा रुतों के मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बहरी जहाज डूब रहा था। उसमें सवार मोटिवेशनल स्पीकर ने तमाम लोगों को कहा कि समंदर में कूद जाओ, अपने जोरे बाजू पे भरोसा रखो, शाबाश तुम कर सकते हो। जमीन सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तमाम लोगों ने समुद्र में छलांग लगा के पूछा कि किस तरफ। मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि थल्ले नु। हम रोजाना की बुनियाद पे कहते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर यहां पर लूटने वाले ही इतने हैं कि उनका हिसाब लगाते लगाते भी शायद हमें बरसों लग जाएं। जो हमें बेहतरी का दर्स देकर हमारी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते थे, दरअसल वो खुद चोर निकले हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों का असल इस्तेमाल हमारे मुल्क के लोग कर रहे हैं। शायद उन्होंने मुल्की हालात के पेश नज़र खुद को महफूज रखने के लिए किया, या करप्ट हुक्मरान उन्हें ये तरीके सिखा गए। ये हकीकत तो वाज़े है कि मुकम्मल तफ्तीश के बाद जो हकायक सामने आएंगे कितने होशरुबा होंगे। रावलपिंडी नूर ब्रिज प्लाजा में मरी रोड पे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने छापा मारा। 9 अरब रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी और डॉलर्स बरामद हुए। प्लाजे की बेसमेंट से हाउसिंग सोसाइटी मालिकान और ज़मीनों के कारोबार समेत मुबैना तौर पर मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात के डमशुदा करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्कियों मुल्की करेंसी और लॉकर्स बरामद हुए। टीम को गिनती करने में भी मुश्किलात का सामना है। कारोबारी शख्सियत ने मकामी प्लाजे में निजी बैंक कायम कर रखा था और प्लाजे से बड़ी तादाद में डिजिटल सेफ बरामद कर लिए गए। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दीगर इदारों से मदद तलब कर ली है। शॉपिंग मॉल के मालिक और अमले की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों के साथ भी अदम ताउन देखा गया। अब या तो उनमें डर खत्म हो चुका है, या फिर वो ढिठाई दिखा रहे हैं कि आखिर कौन है जो ऐसे मामले में हमारा एहतसाब कर सकेगा, जबकि खुद ये सारे बरसों से मनी लॉन्ड्रिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस रहे हैं। हुजूर वाला एक आम शहरी जिसकी जेब में 500 का नोट हो और वो अपनी बूढ़ी माँ की दवाई लेने निकला हो, उसे आगे से कुछ अफराद घेर लें और वो 500 का नोट भी छीन लें, क्योंकि वो भी ज़रूरतमंद है। बिजली गैस के बिलों, बच्चों की स्कूल फीस और घर की 100 ऐसी ज़रूरियात जो हर किसी को बताई नहीं जा सकती, उन्हें भी पूरा करना है। तो बताएं हुजूर वाला, एक 500 के नोट से कौन कौन और किस हद तक अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकेगा, और दूसरी जानिब ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी के वाक़यात के इंसान अकल दंग रह जाए। मनी हाइस्ट का अगला सीजन पाकिस्तान में राइज तरीका ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तरीका वारदात पे बनना चाहिए। हुजूर वाला, ये पहेली आज तक नहीं सुलझाई जा सकी कि आया जैसे हुक्मरान होते हैं वैसी आवाम होती है, या फिर जैसे आवाम होते हैं उन्हें वैसे हुक्मरान मिलते हैं। लेकिन बरसों के हालात व वाक़यात के बाद आज मेरा ये जवाब तो है कि जैसे हुक्मरान होते हैं अवाम भी वैसे होते हैं या बन जाते हैं। शायद नफ्सा नफ्सी का आलम इतना बना दिया गया है कि हर कोई अपना पेट भरने, अपने और अपने बच्चों के लिए ज़ख़ीरा करने पर लगा हुआ। लेकिन खुदारा कोई एक, अवाम या हुक्मरान, कोई एक तो सुधरे ताकि उसे मिलने वाला दूसरा सुधर सके। बरामद होने वाली करेंसी के हवाले से कोई दस्तावेजात फराहम नहीं की गई, और अब आने वाले दिनों में देखें कि यह ऊंट किस करवट बैठता है और क्या पेशरफ दिखाई देती है। सहाफत एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल जिस बेदर्दी के साथ किया जाता है, शायद ही कहीं और इसकी मिसाल मिले। बाकी का तो सबको मालूम है। अगर आप अपने इर्द गिर्द माहौल में देख लें, गांव देहात वगैरह में, तो आपको बहुत से ऐसे सहाफ़ी मिलेंगे मेरा जो इस बात पे पूरा उतरते हैं कि ये लोग सहाफ़ी कम और डीलर ज़्यादा लगते हैं। जब तक आप अपने पेशे के साथ मुखलस नहीं होंगे, पैसे तो बेशक आप बना लेंगे, मगर ज़मीर आपका जिंदा नहीं रहेगा, और एक ना एक दिन ये इन लोगों के लिए बाइस शर्मिंदगी जरूर बनेगा। मुल्क को अगर सही मानों में ठीक करने का इरादा रखते हैं तो सबको किरदार अदा करना होगा और अपने अपने गिरेबानों में झांकना होगा।
क्योंकि अगर इस वक्त क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है और कुली तौर पे एहतसाब होगा जिसमें ना देखा जाएगा कि ये सियासतदान है, ना देखा जाएगा कि किस इदारे से वाबस्तगी है, ना देखा जाएगा कि इस मोहल्ले में इसका कितना असर और रसूख है, ना देखा जाएगा कि इसको पेशा वाराना कातिलों की हिमायत हासिल है, ना देखा जाएगा कि इसके ऊपर कौन सा नेक्सस मुसल्लत है, ना देखा जाएगा कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर किसकी पुष्टपनाही इसको हासिल है, बिला तफरीक एहतसाब का अमल अगर हो रहा है तो मुल्क पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। नहीं तो फिर हम ये ना कह दें कि हमने तो जाना है तो थल्ले ने, ये थल्ले से ऊपर उठने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मौसम सुहाना हो रहा है, मौसम बेहतरी की जानिब गामजन होने के इशारे मिल रहे हैं। देखिए कि मौसम कब तक सुहाना होता है, देखिए कि किसकी कब तक चीखें निकलती हैं और उन चीखों के बाद वो किस हद तक सुधरता है। और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को अगर बेहतरी की तरफ बढ़ने का एक उनसर दिखाई दे रहा है तो वो मंजरनामा कब तक वज़ा होता है। मौसम तो सुहाना है और कल से मुख्तलिफ शहरों में जारी हल्की हल्की बारिश ने हब्स को भी काफ़ी हद तक कम कर दिया। लेकिन शहर इक़्तिदार से आई खबर ने कुछ सियासी पार्टीज़ की गर्मा गर्मी और एक सियासी शख्सियत की दिली हब्स को जाहिर किया। फारूक एच नाइक साहब का कहना है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कि इंतखाबात 90 रोज़ में मुमकिन नहीं। फारूक एच नाइक की इस बात पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें शरीफुद्दीन पीरजादा का ताना दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास का हवाल सामने आया जिसमें फारूक एच नाइक, जो कानून के हेड और सेनेटर्स भी हैं, उन्होंने इजलास में कहा कि मौजूदा हालात में इंतखाबात 90 रोज में मुमकिन नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कानूनी पेचीदगियों से आगाही दी। लेकिन उधर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए बैठे बिलावल भुट्टो जरदारी ने फारूक एच नाइक की ब्रीफिंग पर इजहार नाराजगी किया और कहा कि आप शरीफुद्दीन पीरजादा का किरदार ना अदा करें। चेयरमैन ने कहा कि हम काफ लीग नहीं है जो हर बात मान लें, पीपल्स पार्टी का अपना नजरिया है और उसी पर चलेंगे। पहले बाप और अब सीनियर तरीन और काफी अरसे से इस जमात के साथ जुड़े रहने वाले फारूक एच नाइक साहब का भी लिहाज नहीं किया गया। 90 रोज में इलेक्शन का कोई भी नहीं मान रहा, ना अभी कोई तारीख आ रही है और ना ही कोई इम्कान है। अभी तो एहतसाब जारी है और एहतसाब के जिम्मे में ये सारे जो लोग हैं इनकी चीखें आए। पीपल्स पार्टी के अपने लोग छोटे साईं को कानूनी पेचीदगियां समझा रहे हैं, लेकिन छोटे साईं हैं कि एड़ियां ही रगड़ी जा रहे हैं और बज़द हैं कि इलेक्शन 90 रोज में करवाएं। छोटे साईं देखें, अब आपकी बात मानी जाती है, आपके 90 रोज़ कहते कहते न जाने कितने 90 रोज़ गुजर जाएंगे। लेकिन ये जो चीखों पुकार जारी है, कोई कहता है कि आपने पीठ में छुरा घोंपा और आप कहते हैं कि ये अगर मान जाते तो हालात बेहतर हो जाते। कोई कहता है कि आपने सिंध वालों को हक नहीं दिया और आप कहते हैं कि लंदन में बैठे हुए ने सिंध को हक नहीं दिया। तो देखिए कि हक किसको किसका मिलता है। अभी तो फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि जमहूर को उसका हक मिलेगा। कौमी खजाने को जो बेदर्दी से लूटा गया, कौमी खजाने में वापस पैसा आएगा। आज 17 सितंबर नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी अलविदाई तकरीर में कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं शाम का सूरज हूं जो ढला चाहता है और आप दीदा हो गए। लेकिन माई बाप अच्छे लोगों को हमेशा उनके अच्छे काम याद करवाते रहते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। काजी फायज ईसा का ताल्लुक पाकिस्तान के पसमानदा तरीन सूबे बलूचिस्तान के इलाके पशीन से है। 26 अक्टूबर 1959 को बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में वो पैदा हुए। जस्टिस काजी फायज ईसा मरहूम काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं जो तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म के साथ सबसे आगे थे। काजी फायज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा को लंदन से वापसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें मुस्लिम लीग का सूबाई सदर नामजद किया। अपने मनसब की बदौलत उन्होंने बलूचिस्तान को एक ताकतवर सियासी कुव्वत बना दिया। काजी फायज ईसा पाकिस्तान से पहले रियासत कलात के वजीर आजम काजी जलालुद्दीन के पोते भी हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा की वालिदा सैयदा ईसा एक फाल समाजी कारकुन थी। जस्टिस काजी फायज ईसा बलूचिस्तान से पहले शख्स थे जिन्हें 1982 में बार ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स मिडल टेंपल में बुलाया गया। काजी फायज ईसा ने अपनी इब्तदाई तालीम कोयटा से हासिल की और बाद में वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के लिए कराची ग्रामर स्कूल चले गए। आला तालीम के हुसूल के लिए काजी फायज ईसा ने लंदन का रुख किया, जहां उन्होंने शोबा कानून में BA ऑनर्स किया। काजी फायज ईसा ने बार प्रोफेशनल के लिए लंदन में कायम इदारे इनिंग्स ऑफ कोर्ट स्कूल का रुख किया। कानून की तालीम मुकम्मल होने के बाद उन्होंने तकरीबन 27 साल तक बतौर वकील अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 30 जनवरी 1985 को काजी फायज ईसा बतौर एडवोकेट बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तैनात हुए। 21 मार्च 1998 को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने लगे। काजी फायज ईसा ने 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर तैनाती हासिल की।
काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपना चार्ज संभाला और आज 17 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे। हम दुआ गो भी हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।